हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। हम कर रहे हैं यूनिट 1 के एमसीक्यूज। ये हमारा पूरा एक सीरीज चल रहा है जिसमें इसके पहले भी कई लेक्चर्स हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें, वहां पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों को लगेगा कि इतना बार बार हम एमसीक्यू क्यों कर रहे हैं यूनिट 1 के, एक ही यूनिट पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं। तो आपको भी पता है ये आपका नया यूनिट ऐड हुआ है, बहुत सारे इसमें आपको चीजें ऐसी हैं जो एक बार में याद नहीं होती, तो हम बार बार इसका क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं अलग अलग क्वेश्चंस के माध्यम से। आपको भी पता है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाता है ना, जिसको ये लगता है कि इतना डिटेल में या बार बार इतना रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, तो वो एक बार कट ऑफ जाके जरूर देखे। इस बार सीट्स भी कम है तो कट ऑफ हाई जाने के पूरे चांसेस हैं। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से हर एक चीज याद होनी चाहिए, बस पढ़ी नहीं होनी चाहिए, याद भी होनी चाहिए। यूनिट 1 से यूनिट 10 तक सारी चीजें, ठीक है। तो हम इसलिए रिवीजन कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। मैं हर चीज आपको ट्रिक के माध्यम से याद भी कराती हूँ, बार बार बताती हूँ, जिससे आपको याद रहे पेपर तक बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। हमारे जोमेटो वाले भैया जी का लेते हैं स्माइल, देखते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहले ब्राह्मी एकेडमी एप्लीकेशन के बारे में जान लीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे बैचेस मिलेंगे, प्रीलिम्स और मेंस से रिलेटेड आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। प्रीलिम्स में आपको 2 बैच मिलेंगे, एक डिटेल कोर्स है, एक क्रैश कोर्स टाइप का है। डिटेल कोर्स में आपको बहुत सारे, आपको इतने सारे बेनिफिट वहां पे मिलेंगे, मैं खुद वहां पे लाइव आके याद कराऊंगी। मतलब यहाँ पे मैं ट्रिक बताती हूँ और एक लिमिट से ज्यादा मैं नहीं बोलती हूँ बार बार, जिससे बच्चों को ये ना लगे कि बार बार रेपिटेशन कर रही है मैम। लेकिन जब मैं एप्लीकेशन में पढ़ाती हूँ तो मेरा पूरा टारगेट रहता है कि आपको चीजें याद हों, और जब मैं लाइव में करवाऊंगी तो मेरा एक याद करवाने का एक मेथड है बच्चों को हर चीज याद करवाने का। तो हम उस पर सारी चीजें करेंगे, तो आप जाके जरूर एक बार चेक करें हमारे एकेडमी एप्लीकेशन पर, ब्राह्मी एकेडमी। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल आपका ब्राह्मी एकेडमी है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। एक बार जाके जरूर देखें, आपको मेंस में भी बैचेस मिल जाएंगे और प्रीलिम्स के भी मिल जाएंगे, ठीक है। डिटेल कोर्स में मैं आपको याद कराऊंगी ढंग से, लाइव आकर 1 to 1 इंटरेक्शन ऐसा रहेगा जैसे कि आप बिल्कुल क्लास में बैठे हैं, और सब पे ध्यान दिया जाएगा बाकायदा, और चीजें याद कराई जाएंगी। जरूर देखें। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 के क्वेश्चन से। ये आपका क्वेश्चन जो है भौगोलिक विभाजन, ये स्टार्टिंग का क्वेश्चन जो है आपके उससे रिलेटेड है, कि मतलब हमारा जो भारतवर्ष है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। प्राचीन भारत के भौगोलिक विभाजन में उत्तर का भाग क्या कहलाता था? व्हाट वाज द नॉर्दर्न पार्ट कॉल्ड इन द ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ एंशिएंट इंडिया। मैंने आपको बताया एंशिएंट इंडिया के टाइम पे अलग अलग भाग में डिवाइडेड होता था। नॉर्थ पार्ट जो था वो क्या कहलाता था? उदीच, प्रतीच, ददीच और पूर्वार्च। याद रखिएगा, ये है आपका उदीच। उत्तर से आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको मिलेगा उत्तर, यहाँ पे मिलेगा आपको उदीच, ठीक है। एक दो बार जैसे आप याद करेंगे तो फिर याद हो जाएगा कि ऊ से ऊ मिलाना है हमें। उत्तर का हो गया आपका उदीच, ठीक है। प्रतीच आपका पश्चिम वाला हो गया, तो प्रतीच पश्चिम से हो गया। और ये ददीच और पूर्वाचिक ये मैंने एक्स्ट्रा ऑप्शन रखे हैं, ठीक है, इनसे रिलेटेड नहीं है ये ऑप्शन, तो ये याद रखिएगा। आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि जैसे हम क्वेश्चन जो भी पढ़ते हैं तो उसमें और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो ये अलग अलग, एक तो पूछ सकता है कि कौन सा एरिया क्या कहलाता था। ये चीज मैंने आपको पढ़ाई है डिटेल वाले जो वीडियोस हैं उसमें, तो जाके वो भी आप देख सकते हैं। फिर माध्य दिन किस वेद की शाखा है? माध्य दिन इज अ ब्रांच ऑफ विच वेदा। जब मैंने आपको वेद पढ़ाए हैं तो मैंने ब्रांचेस अलग अलग बताई हैं। आपको ब्रांचेस याद होनी चाहिए, उससे रिलेटेड ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद सारे याद होने चाहिए, क्योंकि बेसिक है ये सबसे ज्यादा। तो माध्य दिन का आपको याद होगा, जब हम बात करते हैं माध्य दिन, यहाँ पे मैंने आपको बताया है माध्य दिन इसलिए भी कहलाता है क्योंकि मध्य दिन में, मतलब दिन के बिल्कुल मध्य में जो हमारे याज्ञवल्क्य जी थे, याज्ञवल्क्य जी थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मतलब ज्ञान प्राप्त किया था सूर्य भगवान से, इसलिए इसका नाम माध्य दिन भी पड़ा। उसके अलावा है किसका भाग? तो ये शुक्ल यजुर्वेद का भाग है। याद रखिएगा किसका भाग है ये? शुक्ल यजुर्वेद का। अब रिलेट कैसे कर सकते हैं? जो शुक्ल यजुर्वेद का हम हमेशा बनाते हैं शुक्ला जी। शुक्ला जी जो है, तो याज्ञवल्क्य का अगर आप शॉर्ट फॉर्म में चाहें तो यहाँ से यज्ञ बना सकते हैं कि हमारे शुक्ला जी जो है यज्ञ बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। हमारे शुक्ला जी यज्ञ बहुत ज्यादा करते हैं, तो याज्ञवल्क्य। अच्छा, याज्ञवल्क्य के साथ साथ माध्य दिन भी बनाना है आपको। तो हमारे शुक्ला जी मध्य दिन में, जब आपका मध्य दिन होता है तो मध्य दिन में क्या करते हैं? यज्ञ बहुत ज्यादा करते हैं। याज्ञवल्क्य के अलावा आपको इसका एक और नाम मिल सकता है, वाजसनेयी संहिता। वाजसनेयी संहिता क्यों? क्योंकि आपके जो ये याज्ञवल्क्य जी हैं ये वाजसनेय जी के पुत्र थे, तो इनका नाम वाजसनेय है, वाजसनेय। तो
एक ये नाम भी याद रखिएगा। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे, इसको आप रिलेट कर सकते हैं हमारे शुक्ला जी जो हैं दिन में, मध्य दिन में क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो माध्य दिन याज्ञवल्क्य से रिलेट हो गया। साथ ही साथ वाज, वाज मतलब आपका बाज जो पक्षी है, तो बाज को क्या करते हैं, मध्य दिन में यज्ञ किया और फिर बाज को खाना खिलाते हैं। मतलब काफी अजीब है शुक्ला जी का तौर तरीका, लेकिन ठीक है, शुक्ला जी का ही है। तो शुक्ला जी मध्य दिन में यज्ञ करते हैं, फिर बाज को खाना खिलाते हैं। तो आपका वाज सनेई यज्ञ माध्य दिन सब रिलेटेड है किससे, शुक्ल यजुर्वेद से। ठीक है, तो माध्य दिन आपका जो शाखा है उसमें आता है किससे रिलेटेड है, शुक्ल यजुर्वेद से रिलेटेड है। याज्ञवल्क्य जी जो है यहाँ पे मतलब ये याज्ञवल्क्य जिससे रिलेटेड है वाजसनेयी संहिता भी कहलाता है। इसके जो दृष्टा है, दृष्टा कहलाते हैं ना, कि दृष्टा कौन है आपके, याज्ञवल्क्य जी है। ठीक है, सूर्य मतलब सूर्य जी से इन्होंने विद्या प्राप्त करी थी मध्य दिन में, इसलिए इसका नाम माध्य दिन पड़ा। शुक्ला जी यज्ञ करते हैं मध्य दिन में, फिर वाज को क्या करते हैं, खाना खिलाते हैं, तो वाजसनेयी संहिता हो गया। इसके अलावा आपको और दिमाग में आ सकता है, जैसे हम एक क्या पढ़ रहे हैं ना, तो कृष्ण यजुर्वेद की कौन कौन सी शाखाएं, शुक्ल यजुर्वेद की कौन कौन सी शाखाएं, तो आप फिर रिवीजन करें तो पूरा करें, फिर आप क्वेश्चन लगाएं। रिवीजन करके जैसे ही क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको रहेगा कि हाँ ये चीजें हमें याद है, ट्रिक के माध्यम से याद करते चले। निम्नलिखित में से किस ऋत्विज का काम यज्ञ का निरीक्षण करना होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऋत्विज हैज द ड्यूटी ऑफ सुपरवाइजिंग द यज्ञ। जब यज्ञ चल रहा होता है तो यहाँ पे हमें सुपरवाइज कौन करता है, आपका कौन सा ऋत्विज होता, अध्वर्यु, उद्गाता या ब्रह्मा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये कौन सा है आपका। अब देखिए, होता जो है ऋग्वेद से रिलेटेड है, अध्वर्यु आपका यजुर्वेद से रिलेटेड है, उद्गाता आपका सामवेद से रिलेटेड है, ब्रह्मा आपका अथर्ववेद से रिलेटेड है। अब बात आती है कि आपको सबका पता हुआ है, मतलब अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता कि यहाँ पे कौन निरीक्षण का काम करता है, तो मैं बता रही हूँ कि आप कैसे आंसर तक पहुंच सकते हैं। आपको सबका पता है कि कौन किससे रिलेटेड है। ऋग्वेद में आपको पता है देवी देवता के बारे में है, पूजा वगैरह के बारे में। आपका जो अध्वर्यु मतलब आपका हो गया यजुर्वेद, यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में। उद्गाता मतलब सामवेद, सामवेद में किससे रिलेटेड है, देवताओं की स्तुति, गान से रिलेटेड है। तो कहीं भी आपको ये नहीं लग रहा कि यहाँ पे हम यज्ञों का निरीक्षण समथिंग कुछ कर रहे होंगे, है ना। फिर आती है ब्रह्मा की बात, ब्रह्मा आपका रिलेटेड है किससे, अथर्ववेद से। तो याद रखिएगा ब्रह्मा का काम होता है कि निरीक्षण करना, अगर कोई भी बाधा आ रही है, विघ्न आ रही है तो उसको दूर करना। तो हमारा ब्रह्मा जो है वो सब हैंडल कर रहा होता है बाहर बैठ के। ठीक है, ये तीनों तो आपके इन्वॉल्व होते हैं किसमें, यज्ञ में। ये बैठ के गाना गा रहा होता है, गाता वैसे भी लिखा ही है, तो ये सामवेद से रिलेटेड है, गाना गा रहा होता है। अध्वर्यु आपका यजुर्वेद से रिलेटेड है, यजुर्वेद तो ये यज्ञ वगैरह करवा रहा होता है। होता जो है यहाँ पे ऋग्वेद से रिलेटेड है ना, ये ऋग्वेद से रिलेटेड है, तो इसका देवी देवताओं की स्तुतियों वगैरह में ये लगा होता है। तो ये हो गए आपके ऋत्विज। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आपको डायरेक्टली नहीं भी पता है फिर एलिमिनेशन मेथड से आपको जाना है। ठीक है, कुछ जो बच्चे हैं वो मतलब मुझसे क्वेश्चन ये करते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है और जो यूट्यूब में वीडियोस हैं तो सब सारी चीजें सेम ही है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन में बहुत एक्स्ट्रा चीजें भी हैं, है ना। तो यहाँ पे जो भी हैं लिमिटेड चीजें ही हो पाती हैं, एप्लीकेशन में बहुत डिटेल में सारी चीजें हैं, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का, तो जाके आप जरूर चेक करें। फिर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी, विच रूलर एस्टैब्लिश्ड नालंदा विश्वविद्यालय। ये आपका भारतीय ज्ञान परंपरा वाला जो आपका पोर्शन था वहां से क्वेश्चन लिया गया है। तो ये आपके हिस्ट्री वाले पोर्शन में भी आपने पढ़ा है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ किसने बनवाया था, ये आपके कुमार गुप्त जी ने बनवाया था। ठीक है, कुमार गुप्त, गुप्त डायनेस्टी से रिलेटेड है। नालंदा विश्वविद्यालय आपका बिहार में हो गया। तो याद रखिएगा कहाँ है, ये भी याद रखिएगा बिहार में है। और आपका जब आता है मतलब जब आक्रमण होता है आपके मुसलमानों का, तब ये हमारे नालंदा विश्वविद्यालय, अच्छा नालंदा विश्वविद्यालय थोड़ा पहले से ही धीरे धीरे क्या होने लग गया था, उसकी मतलब जो छवि है वो थोड़ा सा धूमिल होने लग गई थी। फिर धीरे धीरे बख्तियार खिलजी आता है और सारा नष्ट करके चला जाता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो सबसे बड़ी चीज हमारे इंडिया ने खोई वो था नालंदा विश्वविद्यालय का लाइब्रेरी, पुस्तकालय, जो कि बहुत ही बड़ा था, जो कि हमारे पास इतना ज्ञान होता आज के टाइम पे अगर वो सही सलामत होता तो। ठीक है, तो हम बहुत ही ज्यादा पीछे चले गए बख्तियार खिलजी की वजह से। किस वेद में ऋषि ने पृथ्वी को माता तथा खुद को उसका पुत्र कहा है, इन विच वेदा हैज द सेज कॉल्ड द अर्थ एज मदर एंड हिमसेल्फ एज हर सन, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। अब इसको भी अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता है कि यार इतना डीप में कहाँ पूछ रहा है, तो देखिए पृथ्वी को माता और खुद को पुत्र, ये आपका रिलेटेड है पृथ्वी सूक्त से, पृथ्वी सूक्त।
जो आपका पृथ्वी सूक्त है, पृथ्वी सूक्त, इसको और क्या कहते हैं, भूमि सूक्त भी कहते हैं, भूमि सूक्त भी कहते हैं। अब आपको ये जरूर याद रखना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सूक्त किस किस वेद से रिलेटेड है। जैसे आपका पुरुष सूक्त आपको पता है ऋग्वेद से रिलेटेड है, आप इतनी बार पढ़ते आए हैं हर जगह। सेम ऐसे ही आपको पृथ्वी सूक्त और जितने भी नए नए सूक्त हैं वो इतनी बार पढ़ने हैं कि आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा रहे कि ये किस वेद से रिलेटेड है। आपका पृथ्वी सूक्त जो है वो रिलेटेड है किससे, अथर्ववेद से, ठीक है, अथर्ववेद से रिलेटेड है। अथर्ववेद आपके अथर्वा ऋषि और अंगिरस ऋषि ने लिखा है। अथर्वा ऋषि जो है वो पृथ्वी को कहते हैं माता और खुद को कहते हैं उसका बेटा, ठीक है, याद रखिएगा। पृथ्वी मतलब हम यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली नहीं अगर रिलेट कर पा रहे तो कैसे रिलेट कर सकते हैं, अथर्ववेद में हमने वनस्पतियों के बारे में लिखा है, वनस्पतियों के बारे में, ठीक है, यहाँ पे हमने वनस्पति के बारे में लिखा है और यहाँ पे हमने पेड़ पौधों के बारे में लिखा है, उनके मतलब क्या क्या गुण होते हैं इसके बारे में लिखा है। तो ये सारी चीजें कहाँ हैं, अथर्ववेद में। जब हम बात करेंगे पृथ्वी की, पृथ्वी में सारी चीजें आएंगी, आपकी प्रकृति है, पर्यावरण है, तो हम क्या समन्वय की बात कर रहे हैं कि भाई वो हमारी माता है, हम पुत्र हैं, तो यहाँ पे भी आप फिर किस पे जाएंगे, अथर्ववेद पे ही जाएंगे, ठीक है, कि वनस्पति, पेड़ पौधे, वातावरण, हर चीज की बात किस में की गई है, अथर्ववेद में की गई है। तो ये आपका किससे रिलेटेड हो जाएगा, अथर्ववेद से, ठीक है। अथर्वा ऋषि अपने आप को कह रहे हैं पुत्र, पृथ्वी को मान रहे हैं माता। ये याद रखिएगा, पृथ्वी सूक्त जो है किससे रिलेटेड है, आपके अथर्ववेद से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए, सूक्त कहलाता है, सूक्त इज कॉल्ड वेदों का समुच्चय, सेट ऑफ वेदास, ब्राह्मण ग्रंथों का समुच्चय, सेट ऑफ ब्राह्मण टेक्स्ट, मंत्रों का समुच्चय, सेट ऑफ मंत्रास, या उपनिषदों का समुच्चय, सेट ऑफ उपनिषद। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ आपको पता ही है सूक्त क्या होगा आपका, मंत्रों का समुच्चय, सेट ऑफ मंत्रास, है ना। जब हम मंत्रों का सेट बनाएंगे तो यहाँ मंत्रों को मिला के क्या मिलेगा, मंत्रों का जो आपका समुच्चय है उसको मिलाकर बनेगा आपका सूक्त। मतलब याद रखिएगा, एक सूक्त में एक मंत्र नहीं होते हैं, बहुत सारे मंत्र होते हैं जब हम एक सूक्त की बात करते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा पृथ्वी सूक्त, तो पृथ्वी सूक्त में एक मंत्र नहीं होगा, बहुत सारे मंत्र होंगे। और यहीं पे जब आप सूक्त का समुच्चय करेंगे, सूक्त का समुच्चय, सेट ऑफ सूक्त समुच्चय, तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका संहिता। जब हम बोलते हैं ना संहिता, ग्रंथ जो बोलते हैं संहिता बनी है, तो वो होती है आपकी संहिता। तो वैदिक संहिताएं हो गई आपकी, ये याद रखिएगा। क्या है आपका, मंत्रों का समुच्चय सूक्त कहलाता है। फिर ऋग्वेद के किस मंडल में नदी सूक्त का वर्णन है, इन विच सेक्शन ऑफ ऋग्वेदा, नदी सेक्शन या यहाँ पे आपको मंडल ही लिखा हुआ मिलेगा, मंडल ऑफ ऋग्वेदा नदी सूक्त इज डिस्क्राइब्ड। नदी सूक्त किसमें है, याद रखिएगा, नदियों के बारे में हमने वर्णन किया है आपके 10वें मंडल में, ठीक है। 10वें मंडल में आपको पुरुष सूक्त भी मिलता है, पुरुष सूक्त जिसमें वर्ण सिस्टम डिवाइड किया हमने, 4 वर्णों के बारे में लिखा है। वहीं पे आपको नदी सूक्त मिलता है, याद रखिएगा, नदी सूक्त मिलता है 75वें 75वें सूक्त में, ठीक है। जो आपका 75वां सूक्त है वो है नदी सूक्त। नदी सूक्त में हमने नदियों के बारे में बताया है और यहीं से हमें पता चलता है आर्यों के भौगोलिक, उनका जो स्थान था, ज्योग्राफिकल, जो उनका रहने वाला जो इलाका था उसके बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। तो भौगोलिक एरिया, जहां से वो, भौगोलिक स्थान के बारे में पता चलता है जहां से वो बिलोंग करते थे। तो यहाँ पे नदी सूक्त, क्योंकि यहाँ पे नदियां कौन कौन सी हैं, यहाँ पे है आपकी सिंधु नदी, सिंधु, इंडस और उसकी सहायक नदियां, तो ये हो गया आपका सिंधु प्लस इसकी ट्रिब्यूटरीज, जितनी भी सहायक नदियां हैं। और यहाँ पे गंगा और यमुना का बहुत कम जिक्र हुआ है, गंगा यमुना इनका बहुत ही कम बार जिक्र हुआ है, इनका बहुत ही कम बार आया है वर्णन। इससे हमें ये पता चलता है कि जो आर्य थे वो गंगा यमुना तक नहीं पहुंचे हुए थे, है ना। तो ये आपका नदी सूक्त ही बताता है कि ऋग्वेद के टाइम पे, ये कहाँ 10वें मंडल किसमें, ऋग्वेद में। ऋग्वेद के टाइम पे मतलब हम शुरुआती दौर की बात कर रहे हैं, शुरुआती दौर में आपके जो आर्य थे वो उनका निवास स्थान कहाँ पे था, तो ये आपका पता चलता है नदी सूक्त से कि सिंधु और उसके आसपास की जो सहायक नदियां थी वहां पे इनका स्थान रहा होगा, है ना, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला इलाका पूरा कवर करते हुए। तो याद रखिएगा, नदी सूक्त कहाँ मिलेगा, 10वें मंडल में। मतलब जब हम पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष क्या है, 10 बार नदी में नहाने जाता है। पुरुष सूक्त आपको याद रहेगा वर्ण व्यवस्था से रिलेटेड है, तो वर्ण व्यवस्था पुरुषों ने ला दी, तो वो फिर क्या करते हैं, 10 बार कहाँ जाते हैं, नदी में नहाने जाते हैं। या फिर आपको 10वां पता है कि पुरुष सूक्त है, तो पुरुष सूक्त को सिर्फ आपको नदी सूक्त से रिलेट करना है कि हमारे पुरुष जो है वो नदी में नहाने जाते हैं। तो आपको याद होगा कि नदी सूक्त, पुरुष सूक्त दोनों एक ही में है, किसमें, 10वें मंडल में,
ठीक है, मैं बार बार इसलिए भी आपको बता रही हूँ जिससे अच्छे तरीके से याद हो जाए। पुरुष सूक्त, नदी सूक्त दोनों 10वें मंडल में, और नदी सूक्त से हमें पता चलता है उनके निवास स्थान के बारे में, आर्यों के। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके हिस्ट्री वाले जैसे क्वेश्चन रहते हैं कि गंगा यमुना का कितनी बार आया है वर्णन, सिंधु का कितनी बार आया है, सबसे पवित्र नदी आपकी सरस्वती नदी थी। तो ये सारी चीजें फिर आपके इतिहास वाले सेक्शन में आप डिटेल में पढ़ते ही हैं। ठीक है, फिर उदानपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था, वेयर वॉज उदानपुरी यूनिवर्सिटी लोकेटेड, ये भी आपका ज्ञान परंपरा वाले सेक्शन से है, ये था आपका बिहार वाले सेक्शन में। ठीक है, उदानपुरी बनवाया किसने था, तो ये आपके थे पाल राजा गोपाल। ठीक है, गोपाल, तो गोपाल उदानपुरी बनवाया था बिहार में, तो याद रखिएगा गोपाल। उसके अलावा एक आपको और याद रखना है, कौन सा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये भी काफी फेमस था। जब आपका नालंदा विश्वविद्यालय धीरे धीरे उसकी ख्याति फेड होने लग जाती है, तो आपका विक्रमशिला उस टाइम पे टॉप पे चल रहा होता है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, क्योंकि विक्रमशिला को क्या मिल रहा होता है, राजाओं का संरक्षण भी मिल रहा होता है। बनवाया किसने, ये अनदर पाल राजा, कौन थे, धर्मपाल। ठीक है, तो विक्रमशिला जो है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्म के काम के लिए बनवाया गया था, तो धर्मपाल जी से रिलेटेड है। धर्मपाल, विक्रमशिला, धर्म के काम के लिए बनवाया गया था। और उदानपुरी, दांत निकाल रहा है कौन, आपका गोपाल। उदानपुरी मतलब आपका दांत निकाल रहा है, तो गोपाल जो है दांत निकाल रहा है क्योंकि एक उसने विश्वविद्यालय बनवा दिया था। ठीक है, तो बहुत ज्यादा खुश था इसलिए दांत निकाल रहा था, तो गोपाल दांत निकाल रहा था। उदानपुरी बिहार में है विश्वविद्यालय, आपको एक ये विक्रमशिला भी मिलेगा। फिर आता है सांख्य दर्शन में कितने तत्वों का वर्णन मिलता है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर डिस्क्राइब्ड इन सांख्य फिलोसफी। सांख्य फिलोसफी याद रखिएगा किससे रिलेटेड है, आपके कपिल ऋषि से रिलेटेड है। ठीक है, हमारे जो कपिल जी हैं, कपिल जी संख्या बहुत ज्यादा अच्छी कर लेते हैं। अच्छा, कपिल का आप कपिल देव से भी कर सकते हैं, जो क्रिकेट में इंटरेस्टेड है। तो हमारे कपिल जी देव जी की जो संख्या है, नंबर ऑफ मतलब आप मैचेस देखिए और जो भी उनका रिकॉर्ड्स वगैरह है, तो उनकी संख्या बड़ी अच्छी है। तो कपिल जी के जो रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड्स की संख्या बहुत अच्छी है। ठीक है, तो कपिल देव जी रिलेटेड है सांख्य दर्शन से। कपिल देव की संख्या जो है, रिकॉर्ड्स की संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ पे हम बात करें कितने तत्वों की बात की गई है, तो ये है आपके 25 एलिमेंट बताए गए हैं। 25 को जरूर दिमाग में रखिएगा कि कपिल देव ने 25 या तो कैच लिए थे। ठीक है, 25 कैच का भी रिकॉर्ड है उनके नाम पे, तो कपिल देव जी का 25 कैच का रिकॉर्ड है और बहुत सारे रिकॉर्ड की संख्या बहुत ज्यादा है। कपिल देव जी के रिकॉर्ड्स की संख्या बहुत ज्यादा है, तो कपिल देव, सांख्य दर्शन, ऐसे आप रिलेट करते हुए चलेंगे तो हर एक दर्शन, क्योंकि आपको याद करना है हर एक दर्शन किसने लिखा था, फिर उसके बाद उसका जो मेन थीम है कि किस थीम के बारे में लिखा गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद की किस शाखा से संबंधित है, गोपथ ब्राह्मण बिलोंग्स टू विच ब्राह्मण ब्रांच ऑफ अथर्ववेद, है ना। यहाँ ब्राह्मण जो है गोपथ ब्राह्मण, आपको पता है एक ही ब्राह्मण आपको ग्रंथ मिलता है किसका, अथर्ववेद का कौन सा, गोपथ ब्राह्मण। अब हमें पूछा है कि अथर्ववेद की किस शाखा से रिलेटेड है आपका गोपथ, तो यहाँ पे हो गया पिपलाद, शौनक, कानकट, याद रखिएगा ये शौनक शाखा से रिलेटेड है। ठीक है, इनकी 2 शाखाएं हैं, अथर्ववेद की आपको 2 शाखा मिलेगी, एक मिलेगी शौनक, ये हो गई आपकी शौनक, एक हो गई आपकी पिपलाद। तो शौनक वाला जो मेन है वो याद आपको रखना है गोपथ ब्राह्मण। याद कैसे कर सकते हैं, अथर्व जो है, अथर्व को गाय जो है बहुत क्या लगती है, सोनी लगती है, तो शौनक का आप सोनी कर सकते हैं, या शौनक का ना हटा दीजिए तो शौक हो जाएगा। तो बहुत गाय रखने का बहुत शौक है किसको, अथर्व को, तो हमारे अथर्व को गाय रखने का बहुत शौक है। ठीक है, इसके अलावा पिपलाद, याद रखिएगा पिपलाद का आप कर सकते हैं पीपल से रिलेटेड, कि जो आपका वो है अथर्व है वो पीपल के मतलब पेड़ को बहुत ज्यादा मानता है, क्योंकि घने उसके मतलब बड़े बड़े ब्रांचेस होती हैं, पत्ते होते हैं अच्छे बड़े बड़े, तो ये हो गया अथर्व पीपल को बहुत मानता है। साथ ही साथ अथर्व गाय को लेके बहुत ज्यादा शौकीन है ना, गाय रखने का बहुत ज्यादा शौकीन है, तो ये हो गया आपका शौनक। पिपलाद जो है आप पढ़ेंगे कहाँ पे, प्रश्न उपनिषद में। मैंने आपको जब डिटेलिंग बताई है तब बताया है कि पिपलाद जी ने काफी रेशनल तरीके से, काफी अच्छे तार्किक तरीके से प्रश्न उपनिषद में प्रश्नों के उत्तर दिए थे, है ना। लोग इनसे ब्रह्म ज्ञान के बारे में जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, काफी तार्किक उन्होंने उत्तर दिए थे। तो आपको रिलेट करना है अथर्व से, अथर्व को पीपल पसंद है, अथर्व को गाय रखने का शौक है। शौनक हो गया गोपथ ब्राह्मण से रिलेटेड। पीपल से बहुत ज्यादा क्या पूछे गए थे, क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रश्न किए जाते हैं बहुत ज्यादा, तो प्रश्न उपनिषद आपका है पिपलाद से रिलेटेड।
ठीक है, याद रखिएगा पिप्पल और शौनक दो आपके अथर्ववेद की शाखाएं। फिर रणयनीय किस वेद की शाखा है? रणयनी इज द ब्रांच ऑफ विच वेद? तो यहाँ पे मैंने कुछ आज क्वेश्चन शाखा से रिलेटेड भी रखे हैं, क्योंकि हम मैक्सिमम क्वेश्चन आपके डील कर चुके हैं, अलग अलग वैरायटी के शाखाओं वाले क्वेश्चन मैंने कम पूछे थे, इसलिए मैंने आज शाखा वाले ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। तो रणयनी किस वेद का? अच्छा, यहाँ पे आपको याद कर रखना है, राणा उठाना है। और एक आपने गाना सुना होगा, चाहे आप अभी नए मतलब अभी के टाइम के हैं, चाहे आप पहले के टाइम के हो, आपने गाना जरूर सुना होगा डीजे वगैरह बजते हुए, मुझको राणा जी माफ करना। तो वो राणा आपको उठाना है। राणा जी क्या है? राणा जी है आपका गाना। और गाना हम किससे रिलेट करते हैं? गाना रिलेट करते हैं सामवेद से। तो ये हो गया आपका सामवेद, राणा जी का गाना है, गाना है मतलब सामवेद से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा एक आपको जैमिनीय मिलेगा, जैमिनीय है ना। तो जैमिनी जो है, जैमिनी को राणा जी वाला गाना बहुत ज्यादा पसंद है, तो जैमिनी हो गया, राणायनी हो गया। एक आपको मिलेगा कौथुमीय, इसकी 3 शाखाएं हैं, एक राणायनीय, दूसरा आपका जैमिनीय, तीसरा हो गया कौथुमीय। तो आपका जो कौथुमीय है या कौथुम है, कौथुमी और जैमिनी दोनों को राणा जी वाला गाना बहुत पसंद है और दोनों डांस करते हैं आराम से। कौथुमी जैमिनी दोनों राणा जी वाले गाने पे डांस करते हैं। और राणा जी बस पूछ रहा है, तो ये तो आप क्लिक कर ही जाएगा कि राणा जी वाला गाना है, मतलब ये सामवेद से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा आपका जैमिनी कौथुमी दोनों को राणा जी वाला गाना बहुत ज्यादा पसंद है, तो तीनों रिलेटेड हो गया आपके सामवेद से। ठीक है, अब यहाँ पे आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बनना चाहिए कि मतलब यहाँ पे हम जैसे सबके याद कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है क्या? तो बिल्कुल आप शाखाएं जरूर याद रखें। अगर क्वेश्चन आता है तो मतलब इतना ज्यादा टफ नहीं है, आप 1-2 बार जैसे ही रिलेट करेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। किस दर्शन के अनुसार वेदों में कही गई बातें सदा सत्य होती हैं? अकॉर्डिंग टू विच फिलॉसफी द थिंग्स सेड इन द वेदास आर ऑलवेज ट्रू? हमेशा वेद सत्य होते हैं, ये किस दर्शन में कहा गया है? सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा और न्याय। याद रखिएगा ये है हमारे मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन से रिलेटेड मैं आपको, अगर आप मुझे कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं तो मैंने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जिससे आप ये आराम से सॉल्व कर पाते। मैंने आपको इससे पहले भी एक बार बताया है कि मीमांसा दर्शन जो है वो किस पे फोकस करता है? वो फोकस करता है जो वेदों के कर्मकांड है, जो वेदों के कर्मकांड है उनकी उपयोगिता सिद्ध करने पे, उपयोगिता सिद्ध करने। आप मुझे कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे तो जितनी भी चीजें हैं, सिर्फ यूनिट 1 नहीं, हर एक यूनिट आपको याद हो जाएगा। और इतनी बार हम एमसीक्यूज के फॉर्म में रिवाइज भी कर लेंगे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाएगा दिमाग में, बिल्कुल है ना। फॉलो जरूर करिएगा आप कंटिन्यूसली, जितनी भी चीजें मैं करवा रही हूँ, चाहे एक बार ही सही, आप एक बार पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ फायदा उससे जरूर मिलेगा। तो वेदों के कर्मकांड की उपयोगिता सिद्ध करने के लिए मीमांसा दर्शन लिखा गया। किसने लिखा है? हमारे जैमिनी जी ने लिखा है, जैमिनी। ठीक है, जैमिनी जी ने लिखा है सांख्य आपका मीमांसा दर्शन, मीमांसा। ठीक है, ये जो मीमांसा का तो आप एक तो मानसा भी कर सकते हैं, मानसी भी कर सकते हैं, मीमा से आप मामा भी कर सकते हैं, जो भी चाहें। तो जैमिनी जो है, जैमिनी या सिर्फ माँ भर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो जैमिनी की माँ है वो वेदों पे बहुत भरोसा करती है। मीमांसा जैमिनी, जैमिनी की माँ वेदों पे बहुत ज्यादा भरोसा करती हैं। वो कहती हैं कि वेदों में कही गई बात हमेशा सत्य होती है। तो यहाँ पे जितने भी वेदों के कर्मकांड वगैरह हैं उनकी भी उपयोगिता सिद्ध करने की बात कही गई है। किसमें? मीमांसा दर्शन। ठीक है, लिखा किसने है? हमारे जैमिनी जी ने। तो जैमिनी, मीमांसा, माँ, जैमिनी वेदों की बात करते रहते हैं हमेशा। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से किस स्मृति में स्त्री को सर्वप्रथम संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज की जगह यहाँ पे आपका स्मृति ही रहेगा, स्मृति। फर्स्ट गेव वुमेन द राइट टू प्रॉपर्टी। यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी बहुत बड़ी बात है, अभी भी हम आप देखेंगे दे नहीं पाए हैं ढंग से महिलाओं को राइट टू प्रॉपर्टी। कितना भी लीगल तरीके से हमने दे दिया, एक्चुअल में अभी सोसाइटी में है नहीं ये, मतलब हम ये परफॉर्म नहीं करते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी किस स्मृति में बोला गया था? याद रखिएगा ये थे आपके याज्ञवल्क्य जी। ठीक है, याज्ञवल्क्य जी काफी मतलब अच्छी बातें कहते थे। उन्होंने एक चीज ये बोली थी कि स्त्रियों को राइट टू प्रॉपर्टी होना चाहिए, ये संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो आप यज्ञ से रिलेट कर सकते हैं, यज्ञ से रिलेट करिए स्त्री के संपत्ति के अधिकार को। स्त्री कभी भी यज्ञ कब करवा पाएगी? जब उसके पास संपत्ति होगी। तो स्त्री के जब संपत्ति का अधिकार होगा, संपत्ति होगी, तो वो यज्ञ करवा पाएगी, अधिकार।
और यही आपको याद रखना है कि हम जब मनुस्मृति की बात करेंगे तो मनुस्मृति में ये सब नहीं लिखा हुआ है। ये है कि स्त्री का पास मतलब उसको खुद का वही धन है जो उसको घर से मिलता है विदाई के टाइम पे, या जो गिफ्ट उसको मिलता है, तो बस उतना ही धन है स्त्री का और कुछ नहीं है। इसके अलावा ये पढ़ाई लिखाई भी बंद करवा देते हैं महिलाओं की, है ना, शिक्षा वगैरह। तो ये याज्ञवल्क्य जी याद रखिएगा, यज्ञ में स्त्री के पास जब संपत्ति होगी तब वो यज्ञ कर पाएगी, तो संपत्ति का अधिकार दिया याज्ञवल्क्य स्मृति ने। ठीक है, फिर बात करते हैं घृतक कुल। ये जो आपका ज्ञातक कुल है निम्नलिखित में से किस गणराज्य का भाग था? घृतक आपका ये, ठीक है, ज्ञातक कुल वॉज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिपब्लिक्स। यहाँ पे मैंने आपको एक ज्ञातक कुल के बारे में आपने पढ़ा होगा जब आप महावीर जैन के बारे में पढ़ते हैं ना, वो इस कुल से रिलेटेड थे। आपको बताना है वो किस गणराज्य से रिलेटेड थे। तो आपको मैंने कई बार बताया है, आपके महावीर हो गए या चाहे आपके गौतम बुद्ध हो गए, अल्टीमेटली वो एक ही गणराज्य से आ रहे थे। कौन सा? ये था आपका वज्जी। वज्जी जो था वो हमारा वो गणराज्य काफी बड़ा संघ था, याद रखिएगा ये संघ था। इसमें बहुत सारे आपके गणराज्य आ रहे थे, जैसे कि आपका ये आ रहा था ज्ञातक कुल, ठीक है, उसके अलावा आपका लिच्छवी आ रहा था, लिच्छवी आ रहा था, उसके अलावा आपका कपिल वस्तु वगैरह सब आ रहे थे इसी में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका जो वज्जी था, वज्जी काफी ज्यादा क्या था, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, काफी बड़ा गणराज्य था। ठीक है, तो वज्जी जो है, वज्जी वैशाली इसकी राजधानी थी, तो वैशाली भी आपने देखा ही है। तो यहाँ पे वज्जी वैशाली ये सारे रिलेटेड थे किससे? आपके जितने भी गणराज्य आपने पढ़े हैं, लिच्छवी पढ़ा है, ज्ञातक कुल पढ़ा है, ठीक है, महावीर के टाइम पे मतलब महावीर जी से जो रिलेटेड हैं आपके, तो ये हो गया आपका वज्जी गणराज्य। राजधानी हो गई आपकी वैशाली। और ये जो लोकेशन है मैक्सिमम वो कहाँ मिलेगी आपको? वो मतलब जैसे अभी अलकप के बुली, ये भी क्या है, ये आपके गणराज्य है, गणराज्य है। हमने पूछा यहाँ पे वर्तमान में किस राज्य में आते हैं अलकप के बुली। आपने जब गणराज्य पढ़े होंगे, मैंने वहां पे आपको कुछ नाम बताए हैं, कम से कम नाम जरूर याद रखिएगा उनके, जैसे वज्जी हो गया, वैशाली होगा, फिर मल्ल हो गया, पावा के मल्ल हो गया, कुशीनारा के मल्ल हो गया। तो मैंने एक आपको वहां पे अलकप के बुली भी बताया है। विच स्टेट इज द रिपब्लिक ऑफ बुली ऑफ अलकप करेंटली लोकेटेड। तो अभी किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है मैक्सिमम कहाँ है। अगर आपको नहीं पता एग्जैक्टली तो मैक्सिमम गणराज्य आपको कहाँ मिलेंगे? तराइन वाले इलाके में, है ना, नेपाल के जस्ट नीचे बिहार वाला इलाका टच करते हुए, तो ये आपको यहाँ पे मिलेंगे। कहाँ पे? बिहार वाले इलाके में। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका तराइन वाले इलाके में एग्जैक्टली वहां पे आसपास आपको मिलेगा जितने भी गणराज्य, तो मैक्सिमम वहीं पे मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो फिर अगर आप तुक्का भी मारते हैं तो तुक्का भी फिर वही आपको तराइन वाले इलाके में ही करना है। ठीक है, सतरिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सतरिया लोक डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? ये आपका जो आपका जैसे आर्ट एंड कल्चर वाला जो पोर्शन है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। सतरिया से कहां से है? ये याद रखिएगा असम से है। ठीक है, सतरिया असम। अब याद कैसे कर सकते हैं? ये जो आपकी रिया है, रिया जो है वो असम को बहुत ज्यादा पसंद करती है। ये रिया असम घूमने जाना चाहती है कि असम का बहुत अच्छा वेदर रहता है, बहुत अच्छी लोकेशंस हैं, तो रिया को कहाँ घूमना है? असम में घूमना है। सतरिया, सतरिया असम। ठीक है, अब हर चीज अगर छोटी छोटी चीजें भी रिलेट करेंगे किसी ना किसी चीज से तो वो दिमाग में स्टोरी बनी हुई रह जाएगी, तो वो हमेशा याद रहता है। रिया को असम बहुत ज्यादा पसंद है, ये रिया को शाम को बहुत ज्यादा घूमना पसंद है। असम का आप शाम भी कर सकते हैं। वेदिका हर्मिका निम्नलिखित में से किसी की विशेषताएं हैं? वेदिका हर्मिका आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे महान स्नानागार मतलब ये आपका ग्रेट बाथ है। ठीक है, ये आपका ग्रेट बाथ। फिर हो गया नागर स्थापत्य शैली, तो नागर स्टाइल हो गया। ये स्तूपा हो गया, तो स्तूपा, स्तूपा आर्किटेक्चरल स्टाइल। और द्रविड़ स्थापत्य शैली, तो आपका द्रविड़ स्टाइल। तो आपको बताना है वेदिका और हर्मिका। तो आपने जब भी पढ़ा होगा सांची स्तूप तो आपने स्ट्रक्चर में जरूर देखा होगा वेदिका बनी रहती है, ऊपर हर्मिका बना रहता है ना। तो ये किससे रिलेटेड है? आपके स्तूपा स्टाइल से रिलेटेड है, स्तूपा आर्किटेक्चर स्टाइल जो है उससे रिलेटेड है। उसके अलावा जैसे मैं मंडल की बात करूं, मैं गोपुरम की बात करूं, तो आपको याद रखना है शिखर की बात करूं और उसके अलावा विमान की बात करूं, तो आपको पता चलना चाहिए कि कौन नागर स्टाइल में आएगा, कौन द्रविड़ स्टाइल में आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे स्थापत्य कला तो थोड़ा डिटेल में करेंगे, क्योंकि आपका ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन में। यूनेस्को में शामिल होयसल के पवित्र मंदिर समूह कहाँ स्थित हैं? वेयर इज द यूनेस्को इंक्लूडेड होयसल ग्रुप ऑफ सैक्रेड टेम्पल्स लोकेटेड? तो यहाँ पे कहाँ यूनेस्को की हमारी साइट्स में ऐड हो चुके हैं होयसल के पवित्र समूह। कहाँ पे है? याद रखिएगा ये कर्नाटक के हैं।
हेलबिड नामक जगह, और इस वाले इलाके में आपको मिलेंगे हेलबिड नामक जगह, मतलब हेलबिड नाम भी आपको मिल सकता है, साथ साथ होयसल भी मिलेगा। होयसल में एक पूरा मंदिर का समूह है अलग अलग जगह पे। कहाँ पे है सारे के सारे? ये हैं कर्नाटक में, यूनेस्को साइट में ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो जितनी भी फेमस हैं स्पेशली यूनेस्को में ऐड है, तो वो तो आपको याद होनी चाहिए कि वो कहाँ स्थित है। अच्छा, याद कैसे कर सकते हैं? होयसल, तो होय जो है वो कर्नाटक, कर्नाटक का हम बनाते हैं नाटक। ठीक है, नाटक बनाते हैं तो ओए होए करते हैं जब हम नाटक देखते हैं। मान लीजिए कोई नाटक है, बहुत ही अच्छा लगा, तो हम क्या बोलते हैं? ओए होए बोलते हैं। ओए होए कितना अच्छा था, है ना। तो ओए होए हम कहाँ बोल रहे हैं? जब हम कोई नाटक देख रहे हैं। कर्नाटक से रिलेटेड हो गया आपका होयसल। अब ये थोड़ा सा फनी है, तो मतलब आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद भी रहेगा, तो इसलिए थोड़ा जितना अलग आप ट्रिक बनाएंगे, जितना अलग आप उससे रिलेट करेंगे, उतना ज्यादा लंबे टाइम के लिए याद रहेगा। ओए होए याद करना है, ओए होए जब हम नाटक देखते हैं। तो कर्नाटक होयसल मंदिर। इस्लामी स्थापत्य शैली में निर्मित अलाई दरवाजा जो है आपका किसके द्वारा बनवाया गया था? बाय हुम वाज अलाई दरवाजा बिल्ड इन इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल। अब देखिए, जब हम बात करते हैं आपके नागर स्टाइल की या द्रविड़ स्टाइल की, तो आपको भी पता है कि मंदिर में हमारे यहाँ मतलब जैसे गोपुरम हो गया, फिर ऐसे आप देखेंगे विमान टाइप का स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे आपके शिखर थोड़ा सा बन गया, तो ऐसे साउथ इंडियन वाले आपके स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, है ना। इसके अलावा जैसे खजुराहो वगैरह है कि ऐसे एक मंदिर के ऊपर ऐसे 2-3 यहाँ पे ऐसे मंदिर बने हुए हैं बिल्कुल, और बहुत ज्यादा डेकोरेटेड है। तो अलग अलग क्या है, आर्किटेक्चर के ऐसे अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। ऐसे ही जब हम इस्लामिक की बात करेंगे, तो इस्लामिक स्थापत्य शैली में आप क्या देखेंगे? जैसे हो गया आपका गुंबद, आपको गुंबद दिखता है, आपको मेहराबें दिखती हैं, मेहराब, ठीक है, आपको पिलर्स दिखते हैं, पिलर्स दिखते हैं। तो ये सारी चीजें किसकी हैं? आपकी इस्लामी स्थापत्य शैली की विशेषताएं। तो सबसे पहले आपको बताना है, एक तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो अलाई दरवाजा है वो किसका एग्जाम्पल है? तो इस्लामिक है, प्योर इस्लामिक आपका ये स्थापत्य शैली है। ठीक है, अलाई दरवाजा। जैसे आप देखते हैं कि मुगलों के टाइम पे थोड़ा सा इंडियन और आपका जो मतलब इस्लामिक था वो फ्यूजन हो गया था, मिक्स हो गया था। जैसे हम बात करें किसकी? आपके ताजमहल की, तो उसमें थोड़ा सा इंडियन टच भी है, थोड़ा सा इस्लामिक टच भी है ना। तो ऐसे ही सिर्फ इस्लामिक टच की बात करें तो ये आपको अलाई दरवाजा में मिलेगा। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये था आपके अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, बाजार व्यवस्था याद ही रहता है आपको। अलाउद्दीन खिलजी, अलाई दरवाजा। ठीक है, अलाउ अलाई, ये आपका मैच करता हुआ सा भी है, अलाउद्दीन अलाई दरवाजा। तो अलाउद्दीन ने अलाई दरवाजा बनवाया, इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल का ये उदाहरण है। ठीक है, तो आपको बेसिक चीजें भी याद रखनी है कि कौन किसका उदाहरण है, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। मान लीजिए आपने फोटो देखी है ताजमहल की, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि ये किससे रिलेटेड है ना, तो आप फोटो भी सबकी जरूर देखें, जिससे आपको याद रहे कि कौन सा नागर स्टाइल में आएगा, कौन सा आपका द्रविड़ स्टाइल में आएगा, इसके अलावा कौन सा इस्लामी स्थापत्य शैली में आएगा। वैसे भी इस्लामी वाला आपको पता है कि जब आपके मुस्लिम्स आते हैं तभी जाएगा इस्लामी वाला, है ना। आपके जो मकबरे वगैरह हैं, जैसे बलबन के टाइम पे मकबरे वगैरह चालू होते हैं, तो उनकी स्टाइल अलग रहती है। तो सारी चीजें आप जरूर दिमाग में रखेंगे। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जैन भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले आचार नियमों का वर्णन है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट डिस्क्राइब रूल्स ऑफ कंडक्ट फॉलोड बाय जैन मॉन्क्स? विनय पिटक, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र या खुद्दक निकाय? तो यहाँ पे आपको दो पता है, विनय पिटक और खुद्दक निकाय, ये तो बौद्ध से रिलेटेड है। बचता है भगवती सूत्र और आचारांग सूत्र। तो याद रखिएगा, जैन धर्म, जैन भिक्षुओं के हम किसकी बात कर रहे हैं? आचार नियम की, है ना। आचार नियम मतलब यहाँ पे कंडक्ट की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे रूल्स ऑफ कंडक्ट, कैसे व्यवहार करना है, कैसे रहना है, उसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है? तो आचारांग सूत्र। यहाँ पे जैसे आचार नियम है, वैसे ही यहाँ पे आपको आचार मिलेगा। ठीक है, आचार अंग अलग अलग कर देंगे आचार अंग को, तो आचार अंग मिलेगा। और यहां से आप रिलेट कर सकते हैं सीधे सीधे कि आचार कैसे करना है, आचार अंग सूत्र में लिखा हुआ है जैन के बारे में, है ना। ऐसे ही अगर बुद्धों के बारे में आता है कि बौद्ध धर्म में जो आपका रूल ऑफ कंडक्ट है वो किस बुक में है, तो ये है आपका विनय आपके पिटक में। विनय पिटक में आप विनय जो है, विनय से याद कर सकते हैं कि बौद्ध जो भिक्षु हैं उनको बोला गया है विनय के साथ रहिए। विनय पिटक में किसका वर्णन है? उनके आचार नियमों का वर्णन है। ठीक है, तो ऐसे रिलेट कर सकता है। विनय, आप बौद्ध भिक्षुओं को बोला जाता है विनय से रहिए, तो उनका रूल जो कंडक्ट रूल है वो विनय की बात करता है। और इसमें जैन के वाले जो बुक है आचार नियम की, वो तो सीधे सीधे आचार ही लिखा हुआ है। तो आचारांग सूत्र किससे रिलेटेड हो गया? आपके जैन भिक्षुओं के आचार नियम से रिलेटेड। ठीक है, सीधे सीधे लिखा हुआ है।
फिर बात करते हैं किरात अर्जुनीयम। महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? हु रोट द एपिक किरात अर्जुनीयम। यहाँ पे आपको जितने भी साहित्य लिखे गए हैं फेमस वो याद रखने हैं। आपको भी पता है, जैसे कि यहाँ पे शूद्रक का हो गया, यहाँ पे विशाखदत्त हो गया, कालिदास हो गया, ये ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। विशाखदत्त का आपका मुद्रा राक्षस हो गया, ठीक है। शूद्रक का आपका मृच्छकटिकम हो गया। कालिदास जी के तो जितने भी हैं, विज्ञान शाकुंतलम, जितने भी हैं सभी याद रखने हैं आपको। तो किरात अर्जुनीयम किसका बचता है? आपके भारवी का, ठीक है, भारवी। यहाँ आप रवि से कर सकते हैं या भार से कर सकते हैं, भारवी या रवि जो है। और वह किरात अर्जुनीयम में आपको सीधे सीधे अर्जुन दिख रहा है, अर्जुन। और वैसे भी ये महाभारत के मतलब टाइम से उठाया गया है, जो ये पूरा ये जो आपका इलाका था महाकाव्य में जो भी आपका लिखा गया है, तो ये वर्णन किससे रिलेटेड है? महाभारत से रिलेटेड है। तो महाभारत मतलब आपका वैसे भी अर्जुन वर्ड है ही। अर्जुन जो है बेचारे, उसने भार उठा रखा था पूरे महाभारत में। आपको भी पता है कि युद्ध का मेन भार अर्जुन के ऊपर ही था, तो अर्जुन ने भार उठा रखा था महाभारत में। तो ये जो महाकाव्य है अर्जुन आपका किरात अर्जुनीय, उसमें भार उठा रखा है अर्जुन ने। तो ये किससे रिलेटेड हो गया? आपके भारवी से रिलेटेड, ठीक है। तो भारवी का आप भार कर सकते हैं, भार उठाया था आपके अर्जुन ने, ठीक है। फिर हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम द्वारा की गई है। हुमायूंनामा हैज बीन कंपोज्ड बाय गुलबदन बेगम। दूसरा, इसकी रचना तुर्की भाषा में की गई है। दिस कंपोजिशन हैज बीन मेड इन टर्किश लैंग्वेज। सत्य कथन बताना है, ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे। तो देखिए, अगर आपको ये याद है कि भैया गुलबदन बेगम जी ने हुमायूंनामा लिखा, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम गुलबदन जी जो है, गुलबदन और हुमायूं का जो बदन था ना, काफी ज्यादा सॉफ्ट था, इसीलिए आप देखते हैं कि बेचारे पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हुमायूं जी क्या थे? काफी गुलबदन, उनका बदन काफी सॉफ्ट था। तो हुमायूंनामा रिलेटेड हो गई आपकी गुलबदन से। अगर आपको नहीं पता तो आप बदन से रिलेट कर सकते हैं, काफी सॉफ्ट बदन वाले थे, गिरकर पुस्तकालय में मृत्यु हो गई। तो हुमायूंनामा, गुलबदन। दूसरा जो है कि टर्की भाषा में, तुर्की में है या किसी और लैंग्वेज में। तो याद रखिएगा, अगर आपको इतना याद है कि जो मुगलों की कोर्ट लैंग्वेज थी, दरबारी जो लैंग्वेज थी, वो क्या थी आपकी? फारसी। तो शुरू में जो आपके बाबर थे, उन्होंने तुर्की में लिखी थी किताबें, उसके बाद सबकी आपको कौन सी मिलेगी? फारसी में मिलेगी। तो तुर्की भाषा में ये नहीं है। सत्य कथन हो गया आपका केवल एक, ठीक है। तो अगर आपको नहीं भी पता तो याद रखिएगा, तुर्की भाषा का उपयोग बाबर ने स्टार्टिंग में किया था अपनी बाबरनामा वगैरह लिखने में। उसके बाद आपको फारसी में ही मिलेंगी बुक्स वगैरह। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा फारसी में लिखी है, ठीक है, तुर्की में नहीं लिखी है, ये लिखी हुई है फारसी में, ठीक है। आपको ये रिलेट करने के लिए ये बस सिंपल सा फैक्ट याद रखिएगा, मुगलों की जो कोर्ट लैंग्वेज थी वो फारसी थी, तो उस टाइम पे फारसी में ही सारी चीजें लिख रहे थे लोग, ठीक है। चलिए, आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको क्या करना है, रिवीजन करते टाइम जो भी आपको नए फैक्ट मिल रहे हैं वो अपनी कॉपी में या कहीं भी बुक जो भी आपके पास है उसमें जरूर ऐड करना है, जिससे आपको बार बार वीडियो नहीं देखना पड़े, है ना। तो जितने भी नए फैक्ट मिल रहे हैं, जितने भी आपको, अगर वहां पे ट्रिक भी आपको लिखनी है तो साथ में उसी कॉपी में, उसी बुक में ही लिख लीजिएगा, है ना। सारी चीजें एक ही जगह पे हो, रिविजन के टाइम पे काफी आसान होता है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट या कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।